नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और यह जो मुद्दा है यह अभी हाल में बड़ा चर्चा में है और एक शब्द हमारे सामने है, सुपर संसद। एक्चुअली ये सुपर संसद शब्द कहाँ से आया, किनके द्वारा ये शब्द दिया गया और भारतीय संविधान में कहाँ इसका उल्लेख है भी या नहीं है, या इसका आलोचनात्मक रूप से उल्लेख किया गया है। तो साथियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सुपर संसद शब्द का प्रयोग अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी द्वारा क्या हुआ है, किया गया है। और ऐसा उन्होंने तब कहा जब तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। और उस फैसले में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक राज्यपाल रोक के रखता है, या उसको दूसरी भाषा में समझ लें कि राज्य का कोई भी राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के विचारात कोई विधेयक को रोक के रख रहा है, तो अब उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दी है कि उस समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में उपराष्ट्रपति महोदय ने अभी सुपर संसद वाली अवधारणा क्या हुई है, दी है। तो क्या है, क्या कार्यपालिका क्या विधायिका है, तो देखते हैं। नाम दिया है अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी द्वारा, इसको सुपर संसद कहा गया है। सुपर संसद यानी न्यायपालिका को उन्होंने सुपर संसद कहा है। संदर्भ क्या था, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें राष्ट्रपति राज्यपालों को विधेयकों पर विचार करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने वाली बात कही गई है। यानी आपको ये पता है कि विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है इस बात को देखना कि विधायिका के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो विधि सम्मत है या नहीं, कहीं वह हमारे संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करती। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी एक दूसरे से क्या हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो जब ये वाली बात उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वाली बात कही, तो धनखड़ साहब ने आलोचनात्मक रूप से शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। और उन्होंने इसका प्रयोग आर्टिकल 142 के संदर्भ में किया है, और उन्होंने उसको न्यूक्लियर मिसाइल क्या हुआ बोली है। उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की बातें बोल रहा है, जबकि यह इस प्रकार के फैसले दे रहा है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह सिर्फ अपने फैसले दे रहा है। पार्लियामेंट या विधायिका या कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। तब ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने जब 142 को बताया, तो इस 142 को हम समझ लेते हैं। 142 क्या कह रहा है, आर्टिकल 142 एक कह रहा है कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने वाली आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय, कंप्लीट न्याय यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने वाले आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। दूसरा इसमें ये पहलू है, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण शक्ति के रूप में जाना जाता है। ये जो आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्ति के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रदान करने के लिए कानून के सख्त नियमों से परे जाने पर अधिकार देता है। यानी इसमें ये वाली बात कही गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे मामले का निराकरण कर रहा है जहां पर उसको लगता है कि कानून से परे जाके हमको कोई फैसला देना है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कानून से परे जाके, मतलब जहां पर किसी चीज का उल्लेख नहीं है वहां से परे जाके क्या कर सकता है, फैसला कर सकता है और उसका पूर्ण निराकरण कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, कुछ स्पेशल पावर है। आर्टिकल 142(2) ये कह रहा है कि न्यायालय व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, मतलब वो अपने पास बुला सकता है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी कर सकता है। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी को बुलाने के लिए वारंट तलब करना या किसी दस्तावेज को अपने पास बुलाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया सकता है, यानी किसी भी स्थिति में जब भी कोई फैसला आता है
तो हम कभी ये नहीं कहते कि न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला गलत है, हम ये कहते हैं कि न्यायालय का फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसकी अपील ऊपरी न्यायालय में या सिंगल बेंच ने दिया है तो डबल बेंच में क्या होगी, करेंगे। यानी एक अपील, यानी एक याचिका, यानी एक निवेदन के रूप में हम क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, बात करेंगे। यानी ये नहीं कहेंगे कि निचले वाले कोर्ट ने फैसला गलत दे दिया इसलिए हम आपके सामने क्या हो, हाजिर हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 145(3) में कि चूंकि एयर नदी वाला जो मामला था वह हाईकोर्ट के दो लोगों ने, मतलब हाईकोर्ट के दो जजों ने उसमें निर्णय दिया है, तो उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसी स्थिति हो जहां संविधान का कोई मामला हो, जब संविधान पीठ उस मामले को सुन रही हो, तो आर्टिकल 145(3) के तहत संवैधानिक जो मुद्दा है उसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ क्या हो उसके अंदर बैठे, और 5 न्यायाधीशों की जब पीठ बैठेगी तभी उस पर क्या होगा, सुनवाई होना चाहिए, जिससे निर्णय और अच्छा हमारे सामने क्या होगा, आ सकता है। तो साथियों, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सिस्टम पूरा बना हुआ है कि विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका कानून लागू कर रही है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर रही है। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से क्या हुए, बंधे हुए हैं। क्योंकि लगातार इस प्रकार के आरोप तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु सरकार लगा रही थी कि राज्यपाल महोदय किसी भी स्थिति में जो विधेयक उनके पास जा रहे थे उसको स्वीकृत नहीं दे रहे थे। बहुत सारे ऐसे विधेयक थे जो अति महत्वपूर्ण थे, और वहां पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि जितने भी विधेयक राज्यपाल के पास पेंडिंग है जो हमारे विचारधारा है वो उसी दिन से पारित मान लिए जाएंगे जिस दिन से क्या है, फैसला क्या हुआ, सुना दिया है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि राज्यपाल कई बार राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, और आपको ये पता है किसी भी स्थिति में कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेगा जब तक राज्यपाल उस पर स्वीकृति नहीं देगा। तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान के अंदर किसी भी चीज के अंदर अगर अंतिम व्याख्या करना है, या कोई भी ऐसा मामला या जहां पर संविधान जाके मौन होता है, तो उस मौन वाले विषय पर अंतिम व्याख्या करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। क्योंकि हमारे यहाँ ये तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई भी विधेयक राज्यपाल रख सकता है, यानी राज्यपाल के पास ये पावर है कि आर्टिकल 201 का प्रयोग करेगा और वो किसी भी स्थिति में उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख देगा। लेकिन राज्य की सरकार के पास इस प्रकार का कोई पावर ही नहीं है कि वो राष्ट्रपति से पूछे कि जो विधेयक आपके पास गया है उस पर आप कब तक अनुमति क्या हो देंगे या स्वीकृति देंगे। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल का हम कंपैरिजन करें कि शक्तियों के रूप में, तो हम ये देखते हैं कि इस मामले में राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल कौन है, राज्यपाल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि उसकी पहले व्याख्या नहीं थी कि कितने दिन अपने पास रखेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट गाइडलाइन बना दी है कि आप 3 महीने तक अपने पास रख लीजिए, और अगर 3 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लीजिए और उस पर हाँ या ना का क्या करिए, जवाब दीजिए। तो ये अच्छा सराहनीय फैसला है। लेकिन चूंकि पॉलिटी के अंदर, चूंकि जैसे हमने सुपर कैबिनेट सुना, अब पहली बार क्या हो रहा है, सुपर संसद शब्द क्या हो रहा है, सुन रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर संसद शब्द का प्रयोग कब, किसने किया और किस संदर्भ में किया, ठीक है। या शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्या हो सकता है, करंट में आ सकता है मेंस के लिए। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।